हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉल फॉर नॉलेज। तो फ्रेंड, हम लोग वो कंटिन्यू करते हैं जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे घटना चक्र का, साइंस का। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैकेनिक्स देखा था, फिजिक्स का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग उसमें ये सारा चीज देखेंगे जो कि स्टेट पीसेस और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोटी मोटी चीजों को हम लोग देख लेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखते चलेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक टाइम। मुझे लगता है कि स्टार्ट करना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई खास था नहीं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आप इसका। हु अमंग द फॉलोइंग anticipated Newton by declaring all things are gravitate to earth। ठीक, तो ब्रह्मगुप्ता से ये आइडिया जो था, न्यूटन को इंस्पायर किया कि ग्रेविटी जो अर्थ का है उसके बारे में एक आइडिया जो था वो ब्रह्मगुप्ता से उनको मिलता है। ठीक, और ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ब्रह्मगुप्ता वाज अ 7th century great 7th century mathematician and a astronomer, was born in भीनमल, राजस्थान में इन्होंने जन्म लिया था। और ये ब्रह्मास्पुता सिद्धांत के लिए ये बहुत माने जाते हैं और इनको जाना जाता है, जिन्होंने बताया था कि ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू अर्थ, मतलब हर चीज जो है अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है। तो उसके बाद इस चीज को ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इमेजिनेशन था, न्यूटन ने बहुत अध्ययन करने के बाद इसको क्वाइंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट, हु गेव थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दिया है? तो आइजैक न्यूटन ने। ये इंस्पायर्ड हुए थे इनसे, मैथमेटिशियन जो थे, क्या नाम था उनका? ब्रह्मगुप्ता, जो कि राजस्थान से थे। आइजैक न्यूटन 87 में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था, उन्होंने इस पे एक किताब लिखी थी, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी। ठीक, न्यूटन प्रपोज दैट एवरीबडी in this universe attract to every other body with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। और इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने ये एक फॉर्मूला दिया था, F इज इक्वल टू C इज इक्वल टू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। इन द टर्म मैथमेटिकल रिलेशनशिप, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू, मतलब जिसको डिनोट किया जाता है F से, बिटवीन पार्टिकल ऑफ मास M1 एंड M2 हैज मैग्नीट्यूड ऑफ ये। ठीक, तो हु परपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अभी हम लोगों ने देखा, वो न्यूटन है। एस्ट्रोनॉट इज इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। दिस इज बिकॉज, क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं होता है। ग्रेविटी नहीं होता है तो हवा में वो तैरते रहते हैं, इसी के लिए वो स्पेस में वो खड़ा नहीं हो पाते हैं एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। इन स्पेस एस्ट्रोनॉट कांट स्टैंड इरेक्ट because there is no gravity or microgravity। In this condition people or objects appear to be weightless, मतलब वो बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं, वेट नहीं होता है उनके अंदर। ऑब्जेक्ट अपीयर टू वेटलेस। ठीक, माइक्रोग्रेविटी द ह्यूमन बॉडी इन सेवरल वेज, फॉर एग्जाम्पल मसल बोन कैन बिकम अ वीकर विदाउट ग्रेविटी। अगर आप ग्रेविटी के बाहर होते हैं तो आपका मसल और बोन जो है वो कमजोर भी हो जाता है, ये भी याद रखने की चीज है। इफ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम द ऑर्बिटिंग स्पेस शिप, इट विल बी मूविंग अलॉन्ग विद द स्पेस शिप एट द सेम स्पीड, क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं होगा। सिंपल, यह लिखा हुआ है, इफ एन एप्पल रिलीज फ्रॉम द ऑर्बिटिंग स्पेस शिप इट विल मूव अलॉन्ग विद द स्पेस शिप एट द सेम स्पीड। हाँ, वो स्पेस शिप के अकॉर्डिंग वो मूव करता रहेगा, और मूव इसलिए करता रहेगा क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं होगा। ठीक है,
द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज, क्योंकि वो वर्टिकल लाइन है थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल विद इन इट्स बेस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है के टावर के बेस में, जिसके कारण वो गिर नहीं सकता है और गिर नहीं पाता है। एनीथिंग विल रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल इन इट्स बेस। अगर कोई भी चीज वर्टिकल लाइन में खड़ा है और उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस में है तो वो गिर नहीं सकता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। टिल टुडे the vertical line from the center of gravity has been falling within the base of this tower. That is why it has not fallen. ठीक है, जैसे कि आप एक प्लैंक देख लीजिए, ये प्लैंक है और उस प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहाँ अगर हो सकता है, इसको बीच में अगर आप रखेंगे तो ये गिरेगा नहीं। ठीक, तो उसी तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किसी भी एक चीज का, वस्तु का, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको हम स्टेबल कर देते हैं तो गिर नहीं सकता है कहीं से। नेक्स्ट, if the distance between the earth and the sun were twice what it is now, the gravitational force exerted on the earth by the sun would be, कितना हो सकता है? 1/4 हो सकता है। और कैसे हो सकता है देखा जाए, हाँ, ये होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आइजैक न्यूटन ने दिया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेट द प्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज इक्वल टू आर। अगर सन और अर्थ का डिस्टेंस जो है उसको आर मानते हैं, देन द अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स इम्पोज बाय द सन, वही हो गया मास ऑफ सन को कर दिया ms और मास ऑफ अर्थ को कर दिया me। तो और उसको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, इस फॉर्मूला से वो निकल जाएगा। ठीक है, जिसका हल करने के बाद आ जाता है F2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक, if an object is falling from above, its weight remains, क्या होगा वो होगा सेम। ऑब्जेक्ट जो है अपने, ये जो लाइन है इसको बहुत ध्यान से देखना है कि फॉलिंग फ्रॉम अबव, ये जो सिचुएशन होता है ये आइडल सिचुएशन होता है। अबव मतलब इसको यहाँ कंसिडर किया जाता है जहाँ स्पेस जहाँ ग्रेविटी ना हो। तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, एन आइडियल कंडीशन व्हेन द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव, इट्स वेट रिमेन द सेम बिकॉज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ग्रेविटी रिमेन्स अनचेंज्ड, जिसके कारण वैसा ही रहेगा वो। If pieces of size of woods or wax and iron falling from the same height, which one will reach the surface of the earth? अभी इन्होंने इस क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं कि कहाँ से वो गिरेगा। ठीक, तो यहाँ भी एक आइडल सिचुएशन मान लिया गया है और उसको मान लिया गया है कि जहाँ हो सकता है वो स्पेस से गिराया जाए। तो स्पेस से गिराया जाए तो उस स्पेस से या किसी भी एक जगह से जहाँ की ग्रेविटी जो सब पे इक्वल लगे, उसके अकॉर्डिंग जो उसका गिरने का टाइमिंग होगा सबका सेम होगा। देखिए, अब आइडियल कंडीशन यहाँ बताया गया, व्हेन एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, मतलब जो एयर में जो रेसिस्टेंस जो होता है, डस्ट पार्टिकल या किसी भी तरीके का रेसिस्टेंस, वो नेग्लिजिबल है। तो नेग्लिजिबल है तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो सब में इक्वल ही लग जाएगा, जिसके कारण वो सब सेम सेम तरीके से वो नीचे गिरेगा और सेम टाइम में ही। All pieces of equal size wood, wax, iron falling from the same height, despite their weight difference, will hit the ground at the same time because the same gravitational acceleration applies on all objects. ठीक, उसमें gravitational acceleration जो होगा लगेगा, जिसके कारण वो सेम टाइम पे वो नीचे गिरेगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है कि इसमें इन सारे क्वेश्चन में ना एक वर्ड दिया गया है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि वो किस टाइम पे कहां से गिराया जा रहा है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन होता है। तो आइडियल सिचुएशन में आप देख लीजिएगा कि आइडियल सिचुएशन में किसी भी चीज का हो तो वो बहुत एक्सेप्शन होता है, जिसमें एयर रेसिस्टेंस नहीं हो सकता है, ग्रेविटी नहीं हो सकता है, अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शनलेस हो सकता है, जो कि कोई चीज फ्रिक्शनलेस होता नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट, द टू बॉल ऑफ द आयरन एंड वुड सेम वेट ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट इन एयर। अब देखिए यहाँ लिख दिया है एयर, तो एयर में तो बहुत सारा चीज भी होता है, जैसे एयर रेसिस्टेंस के लिए बहुत सारा चीज होता है उसमें, डस्ट पार्टिकल वगैरह। तो उस केस में वुडन बॉल जो है वो सबसे पहले गिरेगा। वुडन बॉल फॉल्स लेटर, मतलब वुडन बॉल जो है बाद में गिरेगा, आयरन बॉल पहले गिरेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप देख लेते हैं क्या लिखा है। इफ देयर इज नो रेसिस्टेंस फ्रॉम द एयर बोथ द बॉल विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, बट द प्रेजेंस ऑफ द एयर द आयरन बॉल फॉल फर्स्ट बिकॉज इट्स स्मॉलर साइज। ठीक, और वुडन बॉल का जो है कि वो बड़ा साइज है, इसके कारण वो लेट से गिरेगा। और वेट भी उसका ज्यादा है। द रेसिस्टेंस ऑफ द एयर स्लो डाउन द फॉल ऑफ द लार्जर थिंग। अब लार्जर थिंग है तो उसको रोकेगा, एयर रेसिस्टेंस जो है उसको रोकेगा, और जो छोटा चीज है वो जल्दी से नीचे गिर जाएगा। ये इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है मुझे लगता है कि ये न्यूमेरिकल है, तो इसको हमें अवॉइड करना होगा। न्यूमेरिकल वाले को हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का 2008 का क्वेश्चन है ये। द वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द मून इज 1/6 इन कंपेरिजन टू द अर्थ। चलो देखते हैं। द मून डज नॉट हैव ग्रेविटी लाइक अर्थ। नहीं, यहाँ ग्रेविटी तो होता है लेकिन उतना नहीं होता। आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। ठीक, द सरफेस ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ, सो वेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑन द मून विल बी 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। मतलब अगर 85 यहाँ अर्थ पे किसी आदमी का वेट है तो मून पे जाने पे उसका 1/6 हो जाएगा। हेंस द असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। द वेट ऑफ एनीबडी इज मैक्सिमम एट पोल्स। जो अर्थ का पोल है यहाँ और यहाँ मैक्सिमम होता है। वो क्यों होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि दिया गया है। ठीक, पहले उसके लिए डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। एट द गिवन प्लेस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द कांस्टेंट बट इट वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। इट इज ड्यू टू दिस फैक्ट दैट द अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर। क्योंकि अब ये रीजन नहीं बताया जाता है कि अर्थ जो है स्फेरिकल शेप में नहीं है, परफेक्ट स्फेरिकल शेप में नहीं है, फ्लैटेंड है बीच में। ठीक, और द पोलर रेडियस जो है उसका कम होता है इक्वेटोरियल रेडियस के कारण। ठीक, जिसके कारण वो रीजन जो है पोल वाला, जिसपे वेट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक, द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम। भाई अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि मैक्सिमम होता है कहाँ, तो पोल पे होता है। हम लोग इसको छोड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है जिसपे हमारा न्यूमेरिकल होगा उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़कर स्टैटिक पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, 18, 19, हाँ 19 को देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक विल बी कितना हो सकता है, तो इसका आंसर सबसे ज्यादा तो ये है तो उसको हम लोग देखते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द कैटास्ट्रॉफिक अर्थक्वेक विल बी देन 90-80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सबसे ज्यादा होगा, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा अर्थक्वेक का अगर इतने स्पीड से अर्थक्वेक आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ अ बॉडी ऑफ द अर्थ इज 100 kg। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 to, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून, अब आपको बताया था कि मून पे वो जाता है तो वो उसका मास जो है वेट जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक, अभी आईएएस का क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखना है आप। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द मून इज Ge/6 देन द मास ऑफ द बॉडी ऑन द मून इज, उसका आंसर 100 दिया गया है। द मास ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, इट इज द वेट दैट चेंजेस ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज द ग्रेविटी। सो हाँ, यहाँ देखिए वेट जो है वो चेंज होगा, मास जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ क्या बोला है, मास है,
याद रखिए ये कितना स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ मास दिया गया है, सो द मास ऑफ द बॉडी विल रिमेन द सेम एज ऑन द मून एज इट वाज ऑन अर्थ। द वेटलेसनेस इज, हाँ जब वेटलेसनेस कब होगा, जब ग्रेविटी जीरो होगा, सिंपल। The phenomena of the weightlessness occur when there is no force to support your body. When your body is effectively in free fall accelerating downward at the acceleration of gravity, then you are not being supported. The sensation of the apparent weight comes from the support that you feel from the floor, from the seat, etc. The term zero gravity is often used to describe the such situation. इसीलिए जीरो ग्रेविटी का कंसेप्ट आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ ट्रैवल इन इट्स ऑर्बिट एट द स्पीड ऑफ 4400 किलोमीटर पर आवर। व्हाई डू वी नॉट फील दिस हाई स्पीड। अब ये पूछ रहा है कि अर्थ जो है वो स्पिन जो होता रहता है 4400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो हम लोग घूमने वाला चीज जो है वो फील क्यों नहीं करते हैं। वो इसलिए फील नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रिलेटिव स्पीड जो होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में वो जीरो होता है। जैसे कि समझ लीजिए कि हम लोग ट्रेन पे जा रहे हैं, ट्रेन पे हम लोग जा रहे हैं, तो ट्रेन पे हम लोग जा रहे हैं तो ट्रेन में बैठे होते हैं और ट्रेन मतलब 100 की स्पीड से चल रही होती है, तो हमें ये थोड़ी ना लगता है कि हम मूव कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि हम बैठे हुए हैं। जो हमारे रिस्पेक्ट में जो रोड है वो घूम रहा है, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, रोड घूम रहा है, तो इसके लिए हमें वो फील नहीं होता है। सेम केस इसमें भी है। द अर्थ स्पिन एंड मूव थ्रू द स्पेसेस इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन। वी डोंट फील दिस मूवमेंट बिकॉज वी आर ऑन स्पिनिंग एंड मूविंग थ्रू द स्पेस विद द अर्थ। सेम स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ हम लोग अर्थ को देखा गया है इस क्वेश्चन में, और मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें ट्रेन का एग्जाम्पल है। सिंस वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, we move as much as and as fast as the earth moves. One way to recognize the earth movement is to look an object that we are not attached to earth, like the sun, star, जैसा देख लीजिए। इसमें वही बोल रहा है कि अगर हम लोगों को फील करना है तो हम लोग देख लीजिए सन और स्टार। सन स्टार क्या है, घूम जाता है, लेकिन वैसा ही होता है हमारे साथ जब हम लोग ट्रेन में बैठे होते हैं कि ट्रेन पे अगर कहीं गाय दिख रहा है तो गाय पीछे जाते नजर आता है, लेकिन वो गाय पीछे नहीं जाते रहता है, हमारा ट्रेन आगे जाता रहता है, ठीक। ये सेम वही केस है। नेक्स्ट, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर। अगर अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक से रुक जाए तो क्या होगा, मतलब क्या सीक्वेंस होगा। तो सीक्वेंस होगा द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी जीरो, जिसका वेट जो होगा किसी ऑब्जेक्ट का वो जीरो हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, बट द मास विल रिमेन सेम। अब देखिए मास बिल्कुल सेम रहेगा लेकिन वेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के आसपास होता है वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है, उसके पीछे रीजन होता है कि इट प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। मतलब कि एक एक्सेलरेटेड तरीके से, मतलब आप समझ लीजिए कि आप देखें मौत का कुआं में क्या होता है, मौत का कुआं इस तरीके से, अच्छा इसमें नहीं होता है, इस तरीके से गोल होता है। इसमें क्या होता है, एक बाइक होता है, एक बाइक चलता रहता है। अब ये चलते रहता है, इसके लिए क्या होता है कि एक मतलब बाइक स्टार्ट करते एक्सेलरेशन देता है तो एक कांस्टेंट स्पीड से इसके अंदर चक्कर काटते रहता है, तो इसके लिए एक स्पीड होता है, एक एक्सेलरेशन होता है जो कि कांस्टेंट होता है। अब देखिए वही ऑप्शन यहाँ भी दिया है, प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। अब मोशन के लिए एक नेसेसरी एक्सेलरेशन दिया गया है जिसके लिए वो कांस्टेंट स्पीड से उस ऑर्बिट में घूमता रहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है IAS का है 2011 का। देखिए अब यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग around the earth does not fall because the gravitational attraction of the earth which produce necessary acceleration for its motion in a curved path। कर्व पाथ में गोले का आकार में वो एक स्पीड से घूमता रहता है। तो सेम केस इसमें भी, मौत के कुआं में जो हम लोग देखते हैं कि एक बाइक कार जो है घूमता रहता है और गिरता नहीं है, ठीक है। सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इट इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसके कारण वो
घूमता रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रियल फोर्स दैट काउंटरएक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल अलग होता है। प्रिवेंट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्लाइंग आउट। सेंट्रीफ्यूगल क्या करता है कि जैसे एक आप धागा लीजिए, उसमें एक पत्थर बांध दीजिए, इसको घुमाइए, इसको घुमाने से क्या होता है, एक सर्कल क्रिएट हो जाता है। एक सर्कल क्रिएट होता है जिसमें हम लोग इस पे क्या लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण ये पत्थर जो है बाहर नहीं जाता है। ठीक है, इसमें लिखा भी है प्रिवेंट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्लाइंग आउट। अब ये प्रिवेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है कि इसको प्रिवेंट करता है कि ये ऑब्जेक्ट मतलब जो वो पत्थर है वो बाहर न जाए। कीपिंग इट मूविंग इंस्टेड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग विथ अ सर्कुलर पाथ। अब ये सर्कुलर पाथ में घूमते रहेगा ना, अगर आप पत्थर बांध के यहाँ खड़ा होकर इसको गोल गोल घुमाइएगा तो इसी पाथ में वो घूमता रहेगा। ठीक, ग्रेविटी इज द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन एंड सैटेलाइट मूविंग अराउंड द प्लैनेट। ठीक है, geosynchronous satellites continuously active in its orbit due to centripetal force which is obtained by, कहाँ से obtained होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है हमें वो सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट के लिए। ठीक, द नोन फोर्सेज ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस: gravity, electromagnetism, weak nuclear force और strong nuclear force. With reference to them, which one of the following is not correct? तो कौन से इसमें से कौन करेक्ट नहीं है? Gravity is the strongest of the 4. नहीं, gravity strongest नहीं हो सकता है, nuclear force सबसे strongest होता है। ठीक, तो उससे ही क्लियर हो गया। आप इसमें इसका करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स बता रहा है। ठीक है, four fundamental forces are very strong. The nuclear force hold the position of the strongest. ठीक है, वही बात लिखा गया है। Next, if a person sitting on the lift, then when he feel that his weight gets increased, वो तब फील करेगा जब लिफ्ट ऊपर जाएगा। आप देख लीजिए, when the elevator going upward expeditiously, ये तो नॉर्मल सा है, टेंडेंसी है। जब हम लोग कहीं ऊपर मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे बैठे होते हैं, वो हमें ऊपर की ओर खींचता है, तो हमारा बॉडी जो है ऊपर खींचता है, तो उसमें हमारा वेट गेन हो जाता है। ठीक है, मूवमेंट, तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लेट द मास ऑफ द पर्सन इज m एंड द वेट इज इक्वल टू w एंड द एलिवेटर गोइंग अपवर्ड इज इक्वल, उसका एक्सेलरेशन a कर दिया। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन, क्या हमें फोर्स मिलता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg और फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन m है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, w इज इक्वल टू वेट माइनस mg। ग्रेविटी कम होगा तो m आ जाएगा, और फिर से वेट अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो उसके बाद मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस ए हमारा हो जाएगा क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू एलिवेटर, जिसके कारण हमारा वेट जो है वो गेन हो जाएगा। सो इट इज क्लियर दैट व्हेन द एलिवेटर इज गोइंग अपवर्ड एक्सपीडियसली, a person actually feel a little heavier than his usual weight. On the other hand, when the elevator accelerates downward, then the person feel little reduction than his usual weight. जब हम लोग ऊपर जैसे ऊपर जाएंगे तो वेट जो है हमारा गेन हो जाएगा, और नीचे आएंगे तो हमारा वेट जो है वो कम हो जाएगा, ऐसा हमें फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, ये बीपीएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है ये। जब आप और भी देखिएगा तो फिर आपको दिखेगा उसका पेंडुलम होता है, डिपेंड करता है उसका लेंथ कितना है। जैसे एक पेंडुलम हो गया, घड़ी है, उसके नीचे पेंडुलम है, उसका ये जो स्ट्रिंग है या जो भी वस्तु है, इसका लेंथ पे डिपेंड करता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, जिसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, T इज इक्वल टू 2 पाई under root L by G. The time period of the pendulum depend on its length. ठीक है, नेक्स्ट
व्हाई डू पेंडुलम क्लॉक यूजुअली लूज टाइम इन समर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वो समर में क्यों है वो थोड़ा पीछे चलने लगता है। वो इसलिए चलने लगता है क्योंकि लेंथ जो होता है पेंडुलम का वो इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड यूनिट, फिर उसके बाद ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है, जिस कारण वो थोड़ा पीछे हो जाता है। ठीक है। द गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इट्स सिटिंग पोजिशन। व्हेन द गर्ल स्टैंड अप द पीरियड ऑफ स्विंग विल शॉर्टर। अब स्टैंड अप हो जाएगा तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना। देखिए, अ गर्ल स्विंगिंग ऑन अ स्विंग सीटिंग पोजिशन, बट व्हेन शी स्टैंड अप शी फील इफेक्टिवली मूविंग हर मास हाइयर। उसका मास ज्यादा हो जाएगा। द शॉर्टनिंग ऑफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो पेंडुलम का लेंथ शॉर्ट हो जाए, जिसके कारण क्या होगा, वो तुरंत ही जो है वो जो पेंडुलम का जो सर्किल है या उसका जो पीरियड है वो छोटा हो जाएगा। शॉर्टनिंग दिस लेंथ डिक्रीज द पीरियड और पीरियड ऑफ स्विंग विल बी शॉर्टर। और ये देखिए, ये आईएएस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इस क्वेश्चन का बराबर है, उससे पहले वाले क्वेश्चन का एकदम बराबर है, मतलब इस क्वेश्चन का भी समझ सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आईएएस का है, उसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से सेम पेंडुलम से ही सवाल है। सेट इनटू ऑसिलेशन, द ऑसिलेशन इज जीरो व्हेन द बॉब पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में जब जाएगा तो ऑसिलेशन जो है उसका जीरो हो जाएगा। जी बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो ये ऑप्शन जो है, एक सेकेंड, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इन ईच साइकिल द बॉब अटेन गिवन द वेलोसिटी ट्वाइस। वेलोसिटी उसका ट्वाइस हो सकता है। बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉब आर जीरो व्हेन इट रीचेज द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर तो जीरो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीज विद टाइम। तभी तो डिक्रीज होता है कि ये गर्मी में जो होता है वो लंबा हो जाता है, जिस कारण वो उसका टाइम पीछे हो जाता है। ठीक। व्हेन एन ऑब्जेक्ट विच इज द सिंपल पीरियोडिक मोशन पासेस थ्रू इट्स मीन पोजिशन, देन नो फोर्स एक्ट ऑन, उस पर फोर्स कोई नहीं लगता। द एक्सेलरेशन बिकम जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसका जीरो हो जाता है। ठीक। व्हेन द ऑब्जेक्ट रीच एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तब क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है, काउंटर फोर्स उस पर लगने लगता है, मैक्सिमम लगने लगता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है जीरो हो जाता है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, और जीरो इसका वेलोसिटी हो जाता है, जिसके कारण ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत हो जाता है। इन ईच रोटेशन द पेंडुलम ट्वाइस अटेन द स्पेसिफिक वेलोसिटी। In addition, under the normal circumstances, the oscillation of a usual pendulum decreases with the time due to air resistance. Thus, the statement 1, 2 or 4 are correct, while the statement 3 is wrong. Next question: the pendulum clock run faster in faster कब होता है? विंटर में, क्योंकि उसका जो लेंथ जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है। देखिए, द पेंडुलम क्लॉक रन फास्टर विंटर बिकॉज द विंटर लेंथ पेंडुलम स्विंग बिकम द स्मॉलर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड द क्लॉक बिगिन द रन टू फास्ट। सेम है। अर्थ स्केप वेलोसिटी जो है वो कितना होता है, तो वो अर्थ स्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। द टर्म स्केप वेलोसिटी मीन द मिनिमम स्पीड दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट हैव टू स्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब कि इतना स्पीड से फेंकेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर चला जाएगा ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी एंड मूव अपवर्ड इनटू स्पेस, और स्पेस में चला जाएगा। द स्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से कोई चीज को हम फेंकेंगे जमीन पर से आसमान में, तो वो स्पेस में चला जाएगा, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, व्हाट विल happen if an object is thrown into space the speed of 8 kilometer per hour, 8 kilometer per second, per hour नहीं, तो it will return
टू द अर्थ, क्योंकि उसका तो अभी हम लोग देखे ना कि एस्केप वेलोसिटी के लिए 11.2 किलोमीटर चाहिए। तो अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकेंगे तो वो ऊपर ही चलता जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अगर उससे कम होगा तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, बिकॉज एटमॉस्फेयर नहीं होता है मून पे, क्योंकि द एस्केप वेलोसिटी जो होता है गैस मॉलिक्यूल का वो कम होता है रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी से, जिसके कारण जो होता है वहां एटमॉस्फेयर नहीं होता है मून पे। ठीक है। मून हैज नो एटमॉस्फेयर बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द अर्थ सरफेस मून is small. Therefore, the value of escape velocity on the Earth's surface of the moon is small. The value of the root mean square velocity of molecule of different gases is much above the value of the escape velocity on the moon. That is why all the molecule gases and escaped there is no atmosphere on the moon. इसके कारण नहीं होता है। ठीक है। Given below are two statement। अब assertion reason का ये सवाल दे दिया है फिर से, जिसमें पूछा गया है कि लाइटनिंग जो कैंडल स्पेसेस डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, जो कैंडल में लाइट होता है वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। फ्लेम एग्जिस्ट ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के पुल होने के कारण जो होता है वो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। अब इस एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नासा मेड इट क्लियर बाय एक्सपेरिमेंट ग्रेविटेशन इज मस्ट फॉर लाइटिंग अप अ कैंडल, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तब भी लगता है जब हम लोग कैंडल जलाते हैं। इन केस ऑफ माइक्रो ग्रेविटी इन द स्पेस क्राफ्ट वी आर एबल टू लाइट अप द फ्लेम, बट इट डज नॉट पॉसिबल इन एन एक्चुअल वैक्यूम, वैक्यूम में जल नहीं सकता है। ठीक। स्पेस में हम लोग जहां माइक्रो ग्रेविटी होगा तब भी जला सकते हैं, लेकिन स्पेस में ये पॉसिबल नहीं है। In fact, flickering or frequency of the flame proportional to the square root of the acceleration due to gravity to diameter of the candle, and due to lack of gravitational force in space it is 0. Thus, the correct answer is A, जिसके कारण वो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। और पहला स्टेटमेंट उन्होंने जो लिखा था कि लाइटिंग अ कैंडल इन स्पेस डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, मतलब अगर हम लोग कैंडल को स्पेस में जलाते हैं तो फ्लेम नहीं जलेगा। ठीक है। वो नेक्स्ट जो है, इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस द साइज ऑफ अ कैंडल फ्लेम विल बी, वेटलेसनेस होगा तो साइड क्या हो जाएगा उसका, स्फेरिकल हो जाएगा। अगेन वेटलेसनेस जो हो जाएगा वो समझ लीजिए कि वेटलेसनेस जो है माइक्रो ग्रेविटी की बात कर रहे, लेकिन तो वहां क्या होता है, द साइज ऑफ कैंडल फ्लेम विल बी स्फेरिकल इन शेप, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम ही लगने लगेगा ना, इसके कारण है ऐसा। ठीक। तो ये था हमारा वीडियो आज का, और इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो अगर स्लो लगे तो इसको 1x 2x जितना की स्पीड से आप देखना चाहे तो देख लीजिएगा, और बार बार देखिए इस वीडियो को कि आपको रिवाइज हो जाए, क्वेश्चन रटा जाए दिमाग में, कि जब भी ये क्वेश्चन, इससे सिमिलर क्वेश्चन जब भी आए तब इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेंगे और एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो को देखिए और प्यार बनाइए सब्सक्राइब करके, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, कॉल फॉर नॉलेज को, और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।